ससुराल में बहू की पहली दिवाली। माँ, देखिए ना, सब लोग बाहर कितने मजे से दिवाली मना रहे हैं। मुझे भी दिवाली मनानी है माँ। जानवी बेटा, तू तो जानती है ना कि हम कितने गरीब हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं बिटिया कि हम दिवाली के लिए तुझे पटाखे और कपड़े दिला सके। माँ, पिछली बार भी मैं दिवाली नहीं मना पाई थी। हर बार आप गरीबी की बात कहकर मेरी सारी खुशियों पर पानी फेर देते हो। इतना कहकर जानवी घर के आंगन में जाकर बैठ जाती है। हरिया बहुत गरीब था। वो सेवड़ गांव में अपनी पत्नी मेनका और 25 साल की बेटी जानवी के साथ बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। हरिया उसी गांव में दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था, जिसकी रोज की आमदनी केवल 200 रुपए ही थी, जिसके चलते हरिया अपनी पत्नी और बेटी की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा था। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। जानवी दिखने में बड़ी गोरी खूबसूरत थी। एक दिन सवेरे, जी अब हमें जानवी बिटिया की शादी करवा देनी चाहिए। हाँ मेनका, मैं आज ही शामू भाई से बात करता हूँ कि वो हमारी बिटिया के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता दिखाए हमें। तभी हरिया रोज की तरह अपने काम पर चला जाता है। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन शामू उसी गांव के एक अमीर लड़के रोहन का रिश्ता लेकर जानवी के घर आता है। रोहन बहुत अमीर था। वो उसी गांव में अपने बड़े से घर में अपने माता पिता शेखर, उर्मिला और बहन पायल के साथ रहता है। रोहन एक कंपनी में नौकरी करता है। तभी दोनों परिवार में बातचीत होने के बाद रोहन को जानवी बहुत पसंद आ जाती है और वो अपने माता पिता से कहकर कुछ ही दिनों बाद जानवी से शादी कर लेता है। शादी के दूसरे दिन गरीब जानवी अपने अमीर बड़े से ससुराल में थी। जानवी रसोई में थी और बाहर सब बैठे बातें कर रहे थे। माँ, पिताजी, जानवी कितनी खूबसूरत है ना। तेरी जिद की वजह से हमें मजबूरन तेरी शादी इस गरीब जानवी से करवानी पड़ी, वरना मैं इस गरीब जानवी को अपने घर की नौकरानी भी ना बनाती। तभी जानवी चाय नाश्ता लेकर बाहर आती है और रोहन चाय नाश्ता करके अपने काम पर चला जाता है। माँ जी, दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? दोपहर के खाने को अभी जमाना पड़ा है। पहले पूरे घर की अच्छे से सफाई कर, उसके बाद सारे गंदे कपड़े धोने के बाद, मेरे सर और पैरों की मालिश करने के बाद फिर खाना बनाना। जा। जानवी घर की सफाई करने में लग जाती है। अब झेलो इस गरीब को जीवन भर, जिसकी औकात इस घर में नौकरानी की भी नहीं है। आज वो इस घर की बहू बन गई है। माँ, चिंता मत कीजिए, हम इस गरीब जानवी को इतना सताएंगे कि ये खुद ही इस घर से चली जाएगी। तभी उर्मिला की पड़ोसन शीला वहाँ आती है। कैसी हो उर्मिला बहन? अब तो बहू के आने से आपके जीवन में आराम ही आराम है। काय का आराम शीला बहन? ये क्या कर रही है उर्मिला? अपने मुंह से अपने ही घर की बदनामी कर रही है। कहाँ है आपकी बहू? उसे तो हमने देखा ही नहीं। काकी जी, वो जानवी भाभी की ना माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसीलिए भाभी अपने मायके गई हैं। ये सुनकर जानवी के होश उड़ जाते हैं। अच्छा, तो ये लड़की कौन है जो आपके घर में सफाई कर रही है? ये तो हमारे घर की नौकरानी है। अब हमारी जानवी बहू इतने अमीर घर की बेटी है तो उसके लिए इस घर में नौकर लगाना तो जरूरी था ना हमें। ये सुनकर जानवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोपहर का समय था। कपड़े तो हो गए, चलो अब जाकर आराम कर लेती हूँ। भाभी, आपको ना माँ बुला रही है अपने कमरे में। उनके सर और पैरों पर मालिश करनी है, जाइए। जानवी उर्मिला के कमरे में आती है और उसके सर की मालिश करने लगती है। उसके बाद सारे दिन में उर्मिला जानवी से लगातार काम करवाने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। उर्मिला हमेशा जानवी की गरीबी का अपमान करने लगती है। एक दिन सवेरे जानवी के माता पिता मेनका और हरिया जानवी के बड़े से ससुराल में आते हैं। माँ, पिताजी, आप दोनों? बिटिया, तेरी याद आ रही थी, इसीलिए मिलने चले आए। नमस्ते समधन जी। ये खेत की कुछ ताजी सब्जियां और ताजे फल हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। माँ, पिताजी, आप दोनों खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। मेनका हरिया जैसे ही सोफे पर बैठने लगते हैं, तभी उर्मिला उन्हें रोक देती है। अरे रुक जाइए, यहाँ कहाँ बैठ रहे हो आप लोग ना नीचे फर्श पर बैठिए। वो क्या है ना, आप जैसे गरीबों की औकात नहीं है इतने महंगे सोफे पर बैठने की।
ये सुनकर जानवी और उसके माता पिता के होश उड़ जाते हैं। तभी मेनका हरिया नीचे फर्श पर बैठ जाते हैं। जानवी, इन्हें चाय बिस्कुट दो और निकालो यहाँ से। किसी ने इन गरीबों को यहाँ देख लिया ना तो खामखा सारे मोहल्ले में हमारी इज्जत की बदनामी हो जाएगी। इतना कहकर उर्मिला अपने कमरे में चली जाती है। अपने माता पिता का अपमान देखकर जानवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, पिताजी, आप दोनों बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं बिटिया, रहने दे, हम तो बस तुझसे मिलने आए थे। अच्छा, अब हम चलते हैं। दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं। तभी उर्मिला अपने कमरे से बाहर आती है और हरिया के लाए फल और सब्जी घर के बाहर कचरे में फेंक देती है। ये देखकर जानवी खूब रोने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। 2 दिन बाद दिवाली थी, सवेरे का समय। सन जानवी, 2 दिन बाद ना दिवाली है, इसीलिए तुरंत पूरे घर की सफाई कर और साथ में दिए, लाइट्स और फूलों से घर की सजावट भी कर ले। तभी जानवी अकेले ही काम करने लगती है। देखते ही देखते रात हो जाती है। तभी रोहन घर आता है। उस समय जानवी अकेली घर के बाहर लाइट्स लगा रही थी। तभी उर्मिला की पड़ोसन जानवी से कहती है, अरे ओ उर्मिला के घर की नौकरानी, जरा कल मेरे घर की सफाई करने भी चले आना, मुझे दिवाली की सफाई करवानी है, तुझे अच्छे पैसे दे दूंगी मैं। ये सुनकर रोहन के होश उड़ जाते हैं। काकी जी, ये हमारे घर की नौकरानी नहीं है, ये मेरी पत्नी जानवी है। पत्नी है? पर बेटा, तेरी माँ ने तो मुझसे कहा था कि ये हमारे घर की नौकरानी है। कमाल है, उर्मिला बहन ने मुझसे झूठ क्यों कहा था फिर? शीला अपने घर में चली जाती है। जानवी, माँ तुम्हें इस घर की नौकरानी समझती है। तुम यहाँ अकेले काम कर रही हो, पायल तुम्हारी सहायता नहीं कर रही। अभी माँ की खबर लेता हूँ मैं। नहीं रोहन जी, आप माँ जी से कुछ नहीं कहेंगे। आपको मेरी कसम, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके और माँ जी के बीच बुराई पैदा हो। पर जानवी, आपको मेरी कसम, आप कुछ नहीं कहेंगे माँ जी से। तभी रोहन घर में चला जाता है। अगले दिन सवेरे उर्मिला पायल और जानवी को लेकर बाजार जाती है और वहाँ दिवाली की शॉपिंग करने लगती है। करीब शाम तक उर्मिला अपने और पायल के लिए कई सारी शॉपिंग कर लेती है। कई सारे महंगे महंगे कपड़े खरीदती है और जानवी को कुछ नहीं दिलाती। माँ, अब घर चलें, हमने तो बहुत सारी शॉपिंग कर ली। माँ जी, मुझे भी अपने लिए नए कपड़े खरीदने हैं। ये शादी के बाद मेरी पहली दिवाली है। इसे कुछ नहीं दिलाया तो रोहन फिर से तमाशा खड़ा कर देगा। ये ले जानवी 200 रुपए और अपने लिए कपड़े खरीद ले। हम घर जा रहे हैं, तू ऑटो से आ जाना। उर्मिला पायल अपनी गाड़ी में बैठकर घर चले जाते हैं। इतने कम पैसों में क्या आएगा? जानवी 200 रुपए में अपने लिए एक साधारण साड़ी खरीद कर घर चली आती है। अगले दिन आस पड़ोस वाले सब मिलकर उर्मिला के साथ दिवाली मना रहे थे। सविता बहन, आपको पता है हमारी उर्मिला बहन की बहू करोड़पति घर की बेटी है। अब हमने तो आज तक इनकी बहू को देखा नहीं, तो आज मौका मिला है हमें उर्मिला बहन की बहू को देखने का। कहाँ है उर्मिला बहन आपकी बहू? अरे बाप रे, अब उस गरीब जानवी को देखकर सब हमारा मजाक बनाएंगे, अब क्या करूं? तभी रोहन घर के अंदर जाता है और जानवी को एक खूबसूरत से ड्रेस में बाहर ले आता है। शीला काकी, सविता काकी, ये है मेरी पत्नी जानवी। अरे, ये तो तुम्हारे घर की नौकरानी है। नौकरानी? हाँ, उर्मिला बहन ने ही कहा था मुझसे कि ये उनके घर की नौकरानी है। कैसी महिलाएं हैं आजकल की, अपनी ही बहू को घर की नौकरानी कहती हैं। सारे लोग उर्मिला को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। चुप हो जाइए आप सब। खबरदार, अगर किसी ने मेरी माँ जी को बुरा भला कहा तो ये मुझे नौकरानी कहें या कुछ भी कहें। आप लोग कौन होते हो इन्हें कुछ कहने वाले? मैं तो एक गरीब घर की बेटी हूँ। मेरी तो औकात भी नहीं थी इतने बड़े घर की बहू बनने की। फिर भी माँ जी ने मुझ गरीब से अपने बेटे की शादी करवाई और मुझे अपने घर की बहू बनाकर मुझे झोपड़े से उठाकर महलों की रानी बना दिया। माँ जी, मैं आपकी जीवन भर कर्जदार रहूंगी। आपने मुझ पर और मेरे माता पिता पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर जीवन भर भी अब मुझे आपके घर की नौकरानी बनकर ही रहना पड़े ना, तो मैं खुशी खुशी आपकी नौकरानी बनकर अपना सारा जीवन बिता दूंगी। ये सुनकर उर्मिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जानवी को गले लगाकर खूब रोने लगती है। मुझे माफ कर दे जानवी बहू, मैं तेरे साथ इतना जुल्म करती आ रही थी और तुम मेरे बारे में इतनी अच्छी सोच रखती हो। मुझे माफ कर दे बहू,
सच में तेरे जैसी प्यारी बहू मुझे कहीं नहीं मिल सकती थी। जानवी की अच्छाई देखकर उर्मिला को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसके बाद उर्मिला, पायल खुशी खुशी जानवी के साथ दिवाली मनाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। बाप रे बाप, कितनी गर्मी है, मेरी तो हालत ही खराब हो गई इस गर्मी में, ऊपर से ये शादी का जोड़ा। तुम यहाँ क्या मेरे बगल में बैठकर मुस्कुरा रहे हो? जाओ जाकर एसी चलाओ। रंजना, मेरे घर में एसी नहीं है। क्यों मजाक कर रहे हो केशव? वैसे ही गर्मी से हालत खराब है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हमारे घर में सच में एसी नहीं है। तो कूलर ही चला दो या फैन। रंजना, ना ही तो हमारे घर में एसी है, ना ही कूलर पंखा। तो तुम लोग इतनी गर्मी में रहते कैसे हो? मेरे तो मायके में हर तरफ फैन, एसी है और यहाँ मेरे ससुराल में एक पंखा तक नहीं है। मैं इतनी गर्मी में कैसे रहूंगी यहाँ? रंजना, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मैं वो तुम्हें सारे ऐशो आराम नहीं दे पाऊंगा जो तुम्हें तुम्हारे मायके में मिले हैं। अच्छा बाबा, कोई नहीं, वैसे भी कुछ समय में सर्दियों का मौसम शुरू हो जाएगा, फिर तो हमें इन चीजों की जरूरत ही नहीं। अब उदास मत हो। सॉरी, अपनी रंजना को माफ कर दो। कोई बात नहीं। रंजना एक बहुत बड़े अमीर परिवार की इकलौती बेटी होती है। वहीं केशव एक गरीब परिवार से होता है जो एक फैक्ट्री में काम करके अपने घर का गुजारा चलाता था। रंजना और केशव एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, जिसके चलते इन दोनों ने शादी कर ली। आज तो मेरी पहली रसोई है, चलो सबके लिए कुछ टेस्टी सा बना देती हूँ। अरे ये क्या, यहाँ ना ही तो गैस है और ना ही इंडक्शन। बिना गैस इंडक्शन के मैं खाना कैसे बना सकती हूँ? अरे भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हो? कुछ चाहिए था क्या आपको? शीतल, आज मेरी पहली रसोई है ना, तो मैंने सोचा मैं सबके लिए कुछ बना देती हूँ, लेकिन यहाँ तो ना ही इंडक्शन है और ना ही गैस। तुम बिना इंडक्शन और गैस के खाना कैसे बनाते हो? भाभी, हमारे घर पर गैस और इंडक्शन दोनों ही नहीं है, हम तो खाना इस चूल्हे पर बनाते हैं। क्या, चूल्हे पर? आज के जमाने में चूल्हे पर खाना कौन बनाता है? भाभी, आप तो जानती हैं ना, पिताजी काम करते नहीं और भैया की जितनी तनख्वाह है उतने में हमारा महीने भर का गुजारा ही चल पाता है। इतनी महंगी महंगी चीज लेना हमारी हैसियत में नहीं है। आपको भी हमारी तरह खाना चूल्हे पर ही बनाना होगा। फिल्म में देखा था कि चूल्हे पर खाना बनाते हुए बहुत ज्यादा खांसी आती है। अब मेरा क्या होगा? क्या हुआ भाभी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, तुम जाओ, मैं चूल्हे पर ही खाना बना देती हूँ। इतना बोलकर रंजना चूल्हे पर ही खांसते खांसते खाना बनाने लगती है। इस खांसी ने तो मेरी जान ही ले ली है। लगता है मैं खांस खांस के ही मर जाऊंगी। बहू, तू चूल्हे पर क्यों खाना बना रही है? मुझे पता है तुझे इसकी आदत नहीं है, मैं खाना बना देती हूँ। नहीं माँ जी, मैं बना लूंगी, आप जाइए। देख तेरी क्या हालत हो गई है, तू हट, मैं बना देती हूँ। इतना बोलकर गायत्री रंजना को चूल्हे के पास से हटाकर खुद खाना बनाने लगती है। रंजना एक अच्छी बहू होने के सारे फर्ज निभाती है। बचपन से रंजना ऐशो आराम में रहा करती थी, जिसके चलते रंजना को अपने ससुराल में रहने में काफी परेशानी होती है। ऐसे ही समय गुजरता है और दिवाली के दिन करीब आ रहे होते हैं। कल तो धनतेरस है, लगता है धनतेरस पर घर में बहुत सारा सामान आने वाला है। एक काम करती हूँ, बैठकर सारे सामान की लिस्ट बना लेती हूँ ताकि सुबह होते ही पिताजी और इनको दे सकूं। सबसे पहले तो एलईडी, सोफा और फ्रिज, मैं ये लिस्ट इन्हें दे दूंगी। अब तो मेरे ससुराल में भी मेरे मायके की तरह हर चीज होगी। सुबह उठते ही रंजना अपनी रात में बनाई हुई सामानों की लिस्ट अपने पति को देने के लिए जाती है कि तभी वो देखती है कि उसके ससुर और पति धनतेरस के दिन महंगी चीज लाने के बजाय बर्तन लेकर आते हैं। पिताजी, केशव, आप लोग धनतेरस के दिन ये बर्तन लेकर आए हैं? हाँ, वो क्या है ना, धनतेरस के दिन कोई भी नई चीज घर पर लेकर आनी चाहिए, इसलिए हमने सोचा कि हम बर्तन ले लें। और वैसे भी घर के बर्तन काफी पुराने और टूटने जैसी हालत में हो गए थे। मैंने तो सोचा कि आप लोग कुछ महंगी और बड़ी चीज लेकर आएंगे, लेकिन आप तो ये बर्तन ले आए। रंजना, तुम बार बार ऐसा सवाल क्यों करती हो जिसका जवाब मैं तुम्हें बार बार देता हूँ? तुम जानती हो ना घर की हालत कैसी है। ऐसे में हम कोई भी महंगी चीज नहीं खरीद सकते। ये बर्तन भी हमने दुकान से उधार लिए हैं। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि एक दिन तुम्हारे मनपसंद की हर चीज मैं जरूर लेकर आऊंगा।
केशव की बात सुनकर रंजना जहां खुश होती है वहीं मन ही मन निराश हो जाती है। इनके जितनी तनख्वाह में समुद्र जितना पानी कैसे आएगा? अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं और मेरे ससुराल वाले कब तक इस गरीबी में रहेंगे? इतना कहकर रंजना अपने पिताजी को कॉल करती है और उनसे काफी सारे पैसे लेती है, जिसे वो लेकर मॉल जाती है और अपने ससुराल के लिए सोफा, फ्रिज, टीवी, सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेकर घर आती है। अरे रंजना बहू, ये इतना सारा सामान यहाँ कैसे आया? लगता है ये लोग गलत पते पर ये सामान छोड़ गए। माँ जी, ये लोग गलत पते पर नहीं, बिल्कुल सही पते पर ये सामान छोड़कर गए हैं। और ये सारा सामान कोई और नहीं बल्कि मैं लेकर आई हूँ। मैंने सोचा धनतेरस के दिन से अच्छा और कौन सा दिन हो सकता है इन सामानों को घर में लाने का। लेकिन बहू, तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? माँ जी, पैसे मैंने अपने पापा से लिए थे ताकि हम सभी लोग बिना किसी परेशानी के रह सके। रंजना बहू, तूने हम सबके लिए इतना सोचा, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन तेरा मायके वालों से पैसे लेना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये सब चीज केशव मेहनत करके एक दिन जरूर ले आएगा। जा, ये तो सारा सामान वापस अपने मायके ले जा। हमारे पास जितना है हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए। माँ जी, मैं जानती हूँ, लेकिन अब मुझसे और परेशानी में नहीं रहा जाता। और बुरा ही क्या है, इन चीजों में बहू जब ससुराल आती है तो दहेज तो लेकर आती ही है ना। तो आप सभी इसे दहेज समझकर ही रख लें। मैं इन सामान को वापस अपने मायके नहीं ले जाऊंगी। मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है। इतना कहकर रंजना वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन और बीत जाता है और छोटी दिवाली के दिन रंजना के माता पिता उससे मिलने के लिए उसके ससुराल पहुंचते हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी समधी जी, जब से हमने आपके घर पर यह सारा सामान भिजवाया है तब से आपके घर की रौनक मानो बढ़ सी गई है। वरना पहले कहाँ आपका घर किसी झोपड़पट्टी की तरह दिखता था। अब कम से कम इन सामानों की वजह से आपके घर की हालत तो ठीक हो गई है। सुनिए जी, वो हमारा जो दूसरा वाला फ्लैट है वो हम इन्हें दे देते हैं। ये लोग उस फ्लैट में आराम से रहेंगे। कब तक ये इस झोपड़पट्टी जैसे घर में रहेंगे? अपनी बहू के माता पिता की ऐसी बात सुन गायत्री और मनोज को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वहीं दूर खड़ी रंजना भी अपने माता पिता की ये सारी बातें सुन लेती है। मम्मी पापा, आप यहाँ मुझसे मिलने आए हैं या मेरे ससुराल वालों की बेइज्जती करने? ये लोग भले ही आप लोगों की तरह अमीर नहीं है, लेकिन जितना प्यार मुझे इन लोगों से मिला है उतना शायद आपसे कभी नहीं मिला। मेरी ही गलती थी कि मैंने आपसे पैसे मांगकर ये सारा सामान खरीदा। लेकिन आज आपकी बातें सुन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अभी कभी ये सारा सामान लोड करवा के आपके घर भिजवा देती हूँ। अब मुझे इन सामानों की जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा, हम तो सिर्फ तुम्हारी भलाई के बारे में ही सोच रहे थे। ऐसे मेरे ससुराल वालों की बेइज्जती करके मेरी भलाई के बारे में सोचने की और जरूरत नहीं है। उसके लिए मेरे ससुराल वाले हैं। अपनी बेटी की बातें सुन ओम प्रकाश और सुषमा वहां से शर्मिंदा होकर चले जाते हैं। जिसके बाद, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे माता पिता की वजह से आप लोगों की इतनी बेइज्जती हुई। काश मैं पहले ही आपकी बात मान लेती। गलती हम इंसानों से ही होती है, भगवान से नहीं। समय रहते तू समझ गई, यही हमारे लिए काफी है। जिसके बाद रंजना सारा सामान पैक करवाती है और अपने मायके भिजवा देती है। जिसके बाद रंजना अपने ससुराल वालों की तरह ही एडजस्ट करती है और खुशी खुशी उनके साथ दिवाली का त्योहार मनाती है।